नंबर थ्री इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बता रहा है दो बातें। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल क्या है? स्मॉल एम। एक बता रहा है ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा बता रहा है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एल की वैल्यू माइनस से शुरू करो, प्लस पे खत्म कर दो, यानी माइनस एल, जीरो और प्लस एल। अब मैं आपको वर्बली से पहले समझाता हूं कि जब मेरे पास एस के लिए एल की वैल्यू जीरो है तो एस में कोई ऑर्बिटल खुलता है? नहीं, एस में कोई मजीद ऑर्बिटल नहीं खुलता। तो जब एस में मजीद ऑर्बिटल नहीं खुलता तो एम भी जीरो आएगा। लेकिन पी के लिए एल की वैल्यू वन है। अब सोचो पी सबशेल में एल की वैल्यू वन है तो पी सबशेल में ऑर्बिटल कितने थे? हमने पढ़ा था 3। तो एम की 3 वैल्यू आनी चाहिए। तो 1 की वैल्यू को माइनस से शुरू करो, प्लस में खत्म करो, तो क्या आएगा? -1 0 +1, -1 और +1। इसका मतलब यह हुआ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या क्या बातें बता रहा है? ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। अब जब एल की वैल्यू, सोचिए एल की वैल्यू जब 2 है, जब एल की वैल्यू 2 है, कौन सा सबशेल होगा? यकीनन एस पी डी एफ 0 1 2 3। एल की वैल्यू जब 2 है तो डी सबशेल है। तो सोचो डी सबशेल में कितना ऑर्बिटल होंगे? 5। तो एम की कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 5। यानी शुरू करो -2 से +2, तो क्या होगा? -2 -1 0 +1 +2। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। अब आ जाओ, लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस। अब एक बॉक्स में अगर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक पैर के बल है और एक सर के बल। अब किसी को भी एक वैल्यू प्लस हाफ दे दो, एक वैल्यू माइनस हाफ। अब किसी को भी दे सकते हो। अब अगर ये वाला पैर के बल है, इसको अगर आप प्लस हाफ दे रहे हो तो दूसरे वाले को माइनस हाफ दे सकते हो। अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। हाइड्रोजन एटम की एग्जाम्पल को गौर से देखो। एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 1s1। अब बताओ, प्रिंसिपल का सिंबल स्मॉल एन, एजीमुथल का सिंबल स्मॉल एल, मैग्नेटिक का सिंबल स्मॉल एम और स्पिन का सिंबल स्मॉल एस। अब एन प्रिंसिपल, 1 फिगर क्या मतलब? पहला शेल, तो एन की वैल्यू क्या आ गई? 1। एस के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? जब एल 0 होगा मेरा बेटा तो एम भी क्या होगा? 0। और स्पिन, एस के ऊपर देखो एक इलेक्ट्रॉन है, पैर के बल दिखा दो और प्लस हाफ वैल्यू दिखा दो। ये हाइड्रोजन के आ गए चारों क्वांटम नंबर। अब हीलियम एटम में आ जाओ, 1s2 एटॉमिक नंबर। अब देख लो बेटा, एस में 2, एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो जब एस में 2 इलेक्ट्रॉन शो कभी भी, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के अलग अलग क्वांटम नंबर बताओ। तो मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब NLMS, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या है? 1s2 है ना, तो 1। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी n की वैल्यू 1 है, दूसरे के लिए भी n की वैल्यू 1 है। l की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होगी? 0। जब l 0 होगा तो m भी क्या होगा? 0। तो बचा क्या? स्पिन, s क्या होगा? एक पैर के बल और एक सर के बल, एक की वैल्यू प्लस हाफ, दूसरी की वैल्यू माइनस हाफ। एक चीज बताना भूल गया मैं, शेप देखो, जब जब एस सबशेल होगा शेप क्या होगा? स्फेरिकल। यहां भी एस सबशेल है, शेप क्या होगा? स्फेरिकल। यानी देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 बातें बता रहे हैं, क्या क्या? सबशेल यानी एस और शेप स्फेरिकल। अब बोरॉन पे आ जाओ। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। कॉन्फ़िगरेशन लिखी आपने 1s2 2s2 2p1। अब जरा गौर से देखो, 2p1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 फिगर क्या है? 2 फिगर का मतलब n की वैल्यू 2 आ गई, यानी शेल कौन सा होगा मेरा बेटा? l। p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1। तो सोचो p सबशेल आ गया, p सबशेल में 3 सबशेल खोलते हैं तो m की वैल्यू 3 आ जाएंगी, -1 0 +1। और p के ऊपर 1 है तो s पैर के बल और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और शेप क्या होगा p का? डम्बल शेप। अब आ जाओ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखी आपने 1s2 2s2 4 2p6 10 3s1। अब 3 फिगर का मतलब तीसरा शेल आ गया, यानी m शेल। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 3। के लिए l की वैल्यू 0। mb क्या होता है? s1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिन क्या होगा? एक पैर के बल खड़ा होगा और वैल्यू क्या होगी? प्लस हाफ। और शेप क्या होगा इसका? स्फेरिकल शेप। ये क्वांटम नंबर आपने निकालना आना चाहिए। तो ये क्वांटम नंबर आ गया। अब आ जाए रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
सबसे पहला रूल है ऑफबॉ प्रिंसिपल। काइंडली बात नोट कर ले, साइंटिस्ट का नाम नहीं है, वो जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप। अब कह रहा है ये रूल क्या है, फॉर एनी गिवन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, या इलेक्ट्रॉन हमेशा इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से भरे जाएंगे, यानी लोअर एनर्जी लेवल, लोअर सबशेल में पहले भरे जाएंगे, हायर में बाद में भरे जाएंगे। और ये सीक्वेंस आपने याद करनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चार्ट के हिसाब से। कैसे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 5p। जब ये सीक्वेंस आपको याद हो जाएगी, अगर इस सीक्वेंस में कहीं पे भी कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, समझ जाए आप ऑफबॉ प्रिंसिपल से डेविएट कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल दे दी, कॉन्फ़िगरेशन आई हुई आपके पास 1s और 2p। आप खुद देखो 1s और 2p में कौन से रूल से डेविएशन है। आप देखो 1s के बाद 2s आना चाहिए, तो लिहाजा इसमें ऑफबॉ प्रिंसिपल से डेविएशन है। कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता लगा, ये हो गया ऑफबॉ प्रिंसिपल। यानी अगर इस सीक्वेंस में कोई डाउट है, अब अगर मैं ज़बानी आपसे पूछूं 1s 2p 3s लिखा हुआ है, किस रूल से डेविएशन होगी, आप बता देंगे ऑफबॉ, क्योंकि 1s और 2p के दरमियान में 2s मिसिंग है। अगर इस सीक्वेंस में ज़रा भी गड़बड़ है तो हम ऑफबॉ प्रिंसिपल से डेविएट कर गए। डेविएट मीन्स अगेंस्ट। अब आ जाओ, दूसरा प्रिंसिपल का नाम है n+l रूल। n कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l कहलाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ दूं, इन बिल्डिंग अप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स orbitals with the lowest value of n+l fill first. When the orbitals have same value of n+l, the orbitals with the lower value of n+l, the orbital with the lower value of, अब मेरा बेटा n+l नहीं होगा यहाँ पर, the orbital with the lower value of n fill first. अब जरा समझो, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो वो ऑर्बिटल जिनकी n+l वैल्यू कम है उसको पहले फिलअप करेंगे। लेकिन अगर गॉड फॉरबिड दो ऑर्बिटल ऐसे आ गए जिनकी n+l वैल्यू सेम आ गई, तो फिर हम देखेंगे जिनकी n वैल्यू स्मॉल होगी उसको पहले फिलअप करेंगे। अब आ जाओ, कन्फिग्रेशन आपके सामने 1s 2p 2s, इसमें कह रहे हैं कौन से रूल को नजर आ रहा है, 1s के बाद 2s मिसिंग है, 2s कहीं इधर आ रहा है, तो हमने पहले लिख दिया ऑफबॉ प्रिंसिपल से डेविएशन है। अब आप n+l निकालनी पड़ेगी। अब 1s के लिए n की वैल्यू क्या है 1, 2p के लिए n वैल्यू क्या है 2, और 2s के लिए n वैल्यू क्या है 2, यानी जो फिगर होगा वो n वैल्यू होगी। और l वैल्यू क्या होती है बेटा, s p d f 0 1 2 3, s के लिए l की वैल्यू 0, निकालो n+l, 1 + 0 1, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है तो 2 + 1 3, और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है तो 2 + 0 2। खुद देखो n+l वैल्यू 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है, यानी n+l रूल से भी डेविएशन है। तो इसका मतलब ऑफबॉ से भी डेविएशन है इस कन्फिग्रेशन में, n+l से भी डेविएशन है। इस पर दोबारा आओ, 1s और 2p, इसमें पूछ रहा है किससे डेविएशन है। अब अगर 1s और 2p में देखो तो 1s की वैल्यू n+l है 1 और 2p के लिए n+l है 3, 1 के बाद 3 आ रहा है, तो ऑफबॉ से तो डेविएशन है, लेकिन यहाँ n+l से डेविएशन नहीं होगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि n+l इस बात से को कंसीडर नहीं करता क्यों मिसिंग है या 3 के बाद 4 मिसिंग है। n+l से इस को देखता है कि असेंडिंग ऑर्डर रहना चाहिए, 1 के बाद 3 आ रहा है सही है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो इसका मतलब है सही है कन्फिग्रेशन। तो याद रखना, ऑफबॉ में अगर सीक्वेंस में गड़बड़, इस सीक्वेंस में, तो ऑफबॉ से डेविएशन है। लेकिन अगर सीक्वेंस में भी गड़बड़ है और 1 के बाद n+l में देखो 3 और 3 के बाद दोबारा डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया, तो ऑफबॉ से भी डेविएशन होगी और n+l से भी कन्फिग्रेशन आई आपके सामने। इसको कह रहे हैं करेक्ट सीक्वेंस में आप इसको करो, 1s 2p 3s 2s 3d 4s 4p। अब सबकी n+l निकाल लो। मैं 1s की n+l वैल्यू क्या निकली 1, 2p की 2 के लिए n की वैल्यू 2 और p के लिए l वैल्यू क्या होती है 1, 2 + 1 क्या हुआ 3, 3 प्लस, अब देखो वो l की वैल्यू मैं बार बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ, s p d f 0 1 2 3, तो s के लिए l की वैल्यू 0, 3 + 0 3, 2 + 0 2, 3 प्लस l की वैल्यू d के लिए क्या होती है 2 5, 4 + 0 4 और 4 + 1 5। अब करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी, सबसे पहले आप क्या करोगे,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट के लिए जिनकी n+l वैल्यू कम है उसको आप पहले फिलअप करोगे। अब आप देख लो खुद आपके सामने 1s सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आप गौर से देखो 1s के बाद कौन सा वाला 2s, क्योंकि n+l वैल्यू इसकी कम है। 2s के बाद अब देखो 2p और 3s में टाई हो गया। अब देखो n+l वैल्यू सेम हो गई, तो अब क्या देखोगे, जिसकी n वैल्यू स्मॉलर है उसको पहले लिखोगे। तो 2p और 3s में किसकी n वैल्यू स्मॉलर है, 2p में, तो 1s के बाद 2s आ गया, फिर क्या आएगा 2p, और 2 के बाद क्या, 2p के बाद क्या आ जाएगा 3s। अब उसके बाद आ जाओ 4 वैल्यू किसकी, तो 4s आ जाएगा। लेकिन फिर टाई पड़ गया 5 वैल्यू 3d और 4p। जब n+l वैल्यू में टाई पड़ जाए तो देखो स्मॉलर n वैल्यू किसकी है, 3d की या 4p की। आप देखेंगे 3 वैल्यू कम है, तो 3d पहले आ गया, 4p बाद में आ गया। ये आ गया n+l रूल। अब उसके बाद आते हैं हर्ट्ज रूल। तीसरा रूल है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये हर्ट्ज रूल क्या कहता है, इफ देयर आर अवेलेबल इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स, अगर कहीं पर इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स है, और केमिस्ट्री के टर्म में इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल कहलाते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, देन इलेक्ट्रॉन्स लिव सेपरेटली इन दोज ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन कोशिश करते हैं इन ऑर्बिटल्स में सेपरेटली रहे और उसके सेम। जब स्पिन सिंगल का ऑप्शन खत्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है, देन पेयरिंग टेक प्लेस, और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है, लेकिन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। ये मैंने आपके सामने एक कन्फिग्रेशन लिखी। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, जरा समझना, 1s2 2s2 2p2, 1s2 s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p2 p के हमेशा 3 बॉक्सेस बनाइए। अब देखो एक px में आया और एक py में आया, दोनों की स्पिन क्या रही, सेम, z में ऑप्शन ही खत्म हो गया। अब क्या कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3 लिखा आपने, 1s2 s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s दूसरे s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। देखो जब तक सिंगल का ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों की स्पिन क्या रहेगी, सेम। अब अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल में क्या लिखूंगा, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब आ जाओ ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4, आपने लिखा 1s2 2s2। अब p में पहले कैसे बनाया है, सिंगल सिंगल सिंगल, और उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन px में आ गया, लेकिन विद अपोजिट स्पिन, यानी अब x में 2 आ गए, लेकिन पहले सिंगल का ऑप्शन मैंने खत्म किया। अब बताओ क्या हुआ, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कन्फिग्रेशन लिखिए आपने 1s2 2s2 2p5, 1s में 2 2s में 2। अब p में 5 कैसे भरोगे, पहले सिंगल सिंगल सिंगल, फिर x में डबल आ गया अपोजिट स्पिन, y में डबल आ गया अपोजिट स्पिन, यानी 1s2 2s2 2px में 2 2py में 2 2pz में 1। जहां px py pz का चक्कर आ जाए समझ जाओ वहां पर हम किससे डेविएट कर गए, हर्ट्ज रूल से डेविएट कर गए। अब आ जाओ चौथा रूल। चौथा रूल कहलाता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, क्वांटम नंबर्स फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नेवर बी सेम। एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल है हीलियम। हीलियम का एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है, 2, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग शो कर दिए। अब दोनों में क्या चीज डिफरेंट है, कौन सा क्वांटम नंबर डिफरेंट है, आप देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए 1 है तो n की वैल्यू 1, s के लिए दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए अजीमुथल की वैल्यू 0। को क्या चीज डिफरेंट होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉनों का स्पिन क्वांटम नंबर, यह हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। स्पिन एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक हमेशा इलेक्ट्रॉनों के चारों को, अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा उनका स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। अब पॉली की सबसे आसान तरीका यहां समझिएगा। पॉली कहता है कि एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। अब आसान सा 1s3 लिखा बना नजर आ रहा है। अब पूछे s में 2 की जगह 3 आ गया, किससे डेविएशन, पॉली।
1:2s3, हमें पता है इसमें मैक्सिमम 2 की जगह होती है। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है तो किससे डेविएशन? पॉली। 1:2s2, p7 आ गया, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो समझ जाओ पॉली से डेविएशन हो गया। तो ये हो गया आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, 4 प्रिंसिपल ऐसे हैं जिसमें आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेट कर रहे हैं। अब 5वां प्रिंसिपल है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस रूल का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से नहीं है। ये एक ऑर्बिटल बीच में जो बना हुआ है मिड में, ये न्यूक्लियस है और सबसे लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। यहां पर हम अगर पोजीशन देखनी है मैंने न्यूक्लियस से, तो मुझे लाइट चाहिए ऐसी जिसकी वेवलेंथ क्या हो ज्यादा, ताकि मैं लास्ट शेल तक का इलेक्ट्रॉन देख सकूं। लेकिन अगर पहले शेल का इलेक्ट्रॉन मुझका मोमेंटम देखना है तो मुझे कौन सी लाइट चाहिए? जिसकी वेवलेंथ क्या हो? शॉर्ट हो। अब हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है एक वक्त में एक ही साथ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम देखना इम्पॉसिबल, क्योंकि जब मैं पोजीशन देखूंगा तो कहां हूं तो मुझे बड़े वेवलेंथ वाली लाइट चाहिए होगी, और जब मैं मोमेंटम देखूंगा तो मुझे छोटे वेवलेंथ वाली लाइट चाहिए। इसका मतलब जब मैं पोजीशन देखूंगा तो मोमेंटम नहीं देख पाऊंगा इलेक्ट्रॉन का, और जब मैं मोमेंटम देखूंगा तो पोजीशन नहीं देख पाऊंगा। तो स्टेटमेंट क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्टली पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। एक साथ एक वक्त में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम देखना इम्पॉसिबल। मैथमेटिकली डेल्टा एक्स अगर मैं पोजीशन के लिए लूं और डेल्टा पी एक्स अगर मैं मोमेंटम के लिए लूं तो का प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा? h के बराबर होगा। और h क्या कहलाता है? मेरा प्लांक कांस्टेंट। यानी मैथमेटिकली हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है डेल्टा x और डेल्टा px, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है? अप्रोक्सीमेटली प्लांक कांस्टेंट के। तो ये आपका रूल्स खत्म हो गए पांचों के पांचों। अगर एमसीक्यू है कि विच रूल डज नॉट रिलेट टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो रिमेंबर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थैंक यू बेटा।